करके चिंतकों और विचारकों के कपड़े और जूते तलाशे जा रहे हैं। इसलिए भी कि जब जड़ और जमीन से कटकर आसमान और पाताल तलाशा और खंगाला जा रहा है, जरूरी हो जाता है कि हम स्वयं से पूछें कि क्या हमारा अतीत प्रासंगिक है, क्या हम प्रासंगिक हैं, क्या ये जीवन हम जी रहे हैं प्रासंगिक है, या जो समय हम पर थोपा जा रहा है, या हम जिस समय को किसी भी तरीके से ले दे करके गुजारते जा रहे हैं वह प्रासंगिक है। जब इस प्रासंगिक शब्द पर विचार करता हूँ तो हालांकि खटकता भी है कि साहित्य कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता, विचार कभी अप्रासंगिक हो ही नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे चिंतन और चिंतक, जैसे विचारक, जैसे व्यक्ति, जैसे व्यक्तित्व, क्योंकि हर कोई आता है उसके होने, उसके लिखने, उसके रचने और उसके कहने का कोई न कोई कारण होता ही होता है। बात भक्ति काल की है और जैसे जैसे आप वैज्ञानिकता के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे मृत्यु से, भाग्य से, दुर्भाग्य से, जीवन से, जन्म से, मरण से आप का साक्षात्कार होता जा रहा है और एक जो पर्दा था जिसको आप रहस्य भी कह सकते हैं, ये उठता जा रहा है। वैसे वैसे आपके मन में भक्ति काल को लेकर प्रश्न उठता जा रहा है, जिसके दायरे में कभी कोई चिंतक उठता है तो तेजी से हुंकार भरता है कि हम पता नहीं क्यों अतीत की पन्नों में उलझे हुए हैं। अभी कल ही किसी का फेसबुक पन्ना पलट रहा था तो वे तमाम समकालीन आलोचकों को उल्टा सीधा बोलते हुए यहाँ तक कह दिए थे कि आखिर समकालीन पर कौन लिखेगा, समकालीन को एक आलोचक की तलाश है। अब सोचिए कि कबीर को अपने समय में किसी आलोचक को तलाश नहीं हुई और हमारे समकालीनों को अपने आलोचकों की तलाश है। हमें विषय उल्टा रख दिया सर। विषय हमें रखना था कि समकालीन साहित्य की प्रासंगिकता, प्रश्न, और क्योंकि जरूरत समकालीनों को आलोचकों की है। आप सोचिए कि कबीर, तुलसी, रविदास, सुंदरदास, धातु दयाल, इन लोगों ने कभी अपने आलोचक ढूंढे ही नहीं। अगर वे आलोचक ढूंढे होते तो जाहिर सी बात है कि हम प्रासंगिकता पे चर्चा ना कर रहे होते। अब फिर मैं विचार करता हूँ कि यार अगर वो समकालीनों को अपने आलोचकों की जरूरत है तो कहीं ना कहीं बात सच है। फिर मैं देखता हूँ कि ये आलोचक है कहाँ और किस लिए ये बैठे हुए हैं सब जाकर के। मैं यहीं से देखता हूँ, प्रोफेसर शिव प्रकाश शुक्ला सर को देखता हूँ तो वो राग रविदास में लीन हो जा रहे हैं। बनारस से लेकर, जालंधर से लेकर, अमृतसर से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ की दुनिया को इकट्ठा करके एक कर देना चाहते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि BHU का हिंदी विभाग एकदम से कबीरमय होता जा रहा है। अभी सुबह सुबह देख रहा हूँ कि ज्योतिष जोशी से लेकर तमाम चिंतक भारत भवन भागे जा रहे हैं और रामचरितमानस के 450 वर्ष पूरे होने पर फिर वही भक्ति काल। क्यों ही भागे जा रहे हैं? फिर मैं सोचता हूँ, फिर मुझे वो सूरदास का वो पद याद आ जाता है सर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो भौरा अंबुज रस चाख्यो क्यों करीब फल भावे और परम गंध को छाड़ महात्म दुर्मत को खनावे। मैं आज के आलोचकों को बिल्कुल दुर्मत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अमृत है, जो पीयूष है, जो नितार्थ है, वह मध्यकाल में इतने गहरे धसा हुआ है कि अगर वहाँ से मोती चुगने की आदत आपको पड़ गई तो समकालीन तो आपके हैं ही हैं। कभी भी आप उन पर लिख सकते हैं, कभी भी उन पर बोल सकते हैं, कभी भी उन पर पढ़ सकते हैं।
दुर्भाग्य यह है कि हमने मध्यकाल पर काम करवाना बंद कर दिया। और टेक्सास यूनिवर्सिटी वगैरह में देखेंगे सर, तो आज भी ब्रज भाषा के पर काम हो रहा है, अवधी भाषा पर काम हो रहा है। अब यहीं से हम प्रासंगिकता पर थोड़ी सी विचार करना शुरू करते हैं। ये देखो, मोबाइल में 2-4 पॉइंट रखा था, इसको रख देते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है इसकी, क्योंकि बात प्रासंगिकता की है, बात उन विचार शक्तियों को खोजने की है जिनको कोरोना काल में श्री प्रकाश शुक्ल शब्द सत्ता कहते हैं। तमाम मानव निर्मित सत्ताएं जहां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, वहां एक शब्द अकेला काम करता है, जिस पर नानक जी लेकर के पूरा का पूरा सिक्किज्म ही खड़ा कर दे। आज गुरु ग्रंथ साहिब की संरचना ही कर डाले, जिसको संयोजन करते हुए कबीर कहते हैं निर्गुण राम जपम रे भाई, और तुलसी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, यानी शब्द सत्ता को लेकर के बात अगर आप शुरू करते हैं तो एक ऐसी सत्ता जो सारी सत्ताओं को छिन्न भिन्न कर देती है। अब ये तो फ्लाइट मोड पे है, उसको बोलना नहीं, इससे दूसरा मोड। अब और नहीं है तो वही था, दोनों इसलिए था, दोनों से आपसे बात हो रही थी। देखो, आप सच बोलने के लिए कहते, सच मैं भी बोल रहा हूँ। तो कहाँ पहुंचे थे हम पहुंचे थे शब्द सत्ता को लेकर के बात हो रही थी और भाषा की स्थिति को लेकर के बात हो रही थी। हमारे पास ब्रज भाषा और अवधी भाषा के लिए मजबूत 2 भाषाएं थी। और आप ध्यान दीजिए कि जिस समय आपकी खड़ी बोली हिंदी अस्तित्व में नहीं थी, उस समय आपकी 2 ऐसी मजबूत भाषाएं थी कि एक ब्रज भाषा और एक अवधी भाषा। अच्छा होता कि मध्यकाल को कोसने की बजाय हम अवधी भाषा और ब्रज भाषा का विधिवत व्याकरण शास्त्र रच रहे होते और बाहरी को आकर्षित कर रहे होते। तो आज आप देखिए कि हिंदी के चैनलों और हिंदी की प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक की उपस्थिति में जब आप हिंदी को तोलेंगे और उसी उपस्थिति में अगर आपके पास 2 मजबूत स्तंभ और होते, अवधी और ब्रज भाषा, तो आप सोचिए कि रोजगार का कितना बड़ा क्षेत्र हम तैयार कर दिए होते, मीडिया का कितना व्यापक परिदृश्य हम खड़ा कर दिए होते। लेकिन हमारे पास एक गजब की मूर्खता है कि हम गाली देने में जितना विश्वास करते हैं, जितना कोसने में विश्वास करते हैं, उतना कार्य करने में नहीं करते। यही स्थिति रही कि ब्रज भाषा और अवधी के साहित्य अब पढ़ने के लिए हमें कुंजियों की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी जो पढ़ाते हैं, उनके लिए भी जो पढ़ते हैं। जबकि अगर इनका विधिवत व्याकरण शास्त्र रचा गया होता, आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां आती, तो जिस तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको सिखाया जाता है, उसी तरीके से इन भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जा रहा होता और एक व्यापक रोजगार पैदा होता। हमें ये जवाब देने में कोई कठिनाई न होती कि बेटा अवधि और ब्रज में ऐसा काम करोगे, ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां इतने पैकेज दे करके आपको सीधा चयन पर बुला लेंगे। हमारे पास सबसे बड़ा संकट है, आज पारंपरिक शिक्षण पद्धति के पास सबसे बड़ा संकट है रोजगार पैदा करना। और आप देखिए कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अच्छी से अच्छे विश्वविद्यालय के विभागों में सीटें खाली रह जा रही हैं, क्योंकि बात अब संदर्भ और प्रसंग से बहुत आगे निकल चुकी है। रोजगार ढूंढिए, नहीं तो चाहिए। बच्चे भाग रहे हैं। एक अध्यापक के तौर पर मैंने ये महसूस किया। तो हमने क्या किया कि हमने ब्रज भाषा और अवधी भाषा जैसी सशक्त माध्यम को छोड़ दिया। अब हम जाके, लेकिन बहुत देर से जाके, और जाके भी तो क्या किए, अकादमी बना दी। अरे 3600 अकादमी खुली हैं, कौन सा पहाड़ खड़ी कर दे रही हैं, 3 और खुल गई तो कौन सा बाजार बना देंगे। वही करेंगे पुरस्कार, और किसी से लेकर कर किसी और को दे देंगे। कोशिश होती कि इनके शिक्षण और प्रशिक्षण पर जोर दिया जाता, लेकिन हमने वो नहीं किया। और ये बात हम ठीक मध्यकाल के दायरे से कर रहे हैं, उसके दायरे के बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। बाजार ने क्या किया,
अब देखिए कि मध्यकाल शक्तिशाली कहाँ है, कहाँ से हम बार बार भक्ति की तरफ लौट के जाते हैं। टाइम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा इशारा कर देना, वैसे थोड़े में ही मैं अपनी बात रखूँगा। तो बात ये है कि आप देखिए कि बाजार कैसे करता है। बाजार हर व्यक्ति को वस्तु बनाकर रख दिया है, वस्तु बनाकर रख दिया है। आप चुपचाप तुलसी के यहाँ चले जाइए। जब आप जिस दिन तुलसी के यहाँ जाएंगे, वहाँ एक सामाजिक संरचना देखने को मिलेगी आपको, एक पारिवारिक आदर्श देखने को मिलेगा आपको। सामाजिक संरचना पर आपके पास जितने भी तर्क कुतर्क हो आप देते रहिए, किसी मुद्दे पर घेरते रहिए, क्योंकि घेरा सब जाएगा। जो तर्क ढूंढ के दे रहे हैं वो भी, और जो तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं बचाव और विपक्ष दोनों, वो भी तर्क देते रहिए। लेकिन जब आप तुलसी के पारिवारिक आदर्श की तरफ जाएंगे तो वहाँ संबंधों की व्याख्या की गई है। आज का बाजार क्या कर रहा है, आपके उन संबंधों पर चुन चुन के आक्रमण कर रहा है। आप में से सभी लोग लगभग वयस्क हैं, आप लोग वेब सीरीज देख रहे होंगे, आप लोग वर्तमान हिंदी फिल्में देख रहे होंगे, इन सभी सीरियल्स देख रहे होंगे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ये वो दुनिया भर के जो सीरियल्स आ रहे हैं, मैं मान रहा हूँ कि चेतना की दृष्टि पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन संबंधों पर जो आक्रमण हो रहे हैं, वहाँ तो सिर्फ जिस तरीके से पारिवारिक दायित्व का निर्वहन करते हैं, आपको प्रासंगिकता ढूंढनी है, आप वहाँ जाइए। आप देखिए कि बाली का प्रसंग आपको याद होगा। बाली को जब राम मारते हैं तो बाल पूछते हैं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ में मारा। तो राम कहते हैं कि अनुज बधु भगिनी सुतनारी, ते सब कन्या के समाचारी, अतीन ही कुदृष्ट विलोक जोई, ते हमारे कुछ पाप न हुए। आप देखिए कि संबंधों की व्याख्या कैसे करते हैं, और बाजार आपके संबंधों को किस तरीके से तोड़ मरोड़ करके सामाजिक संरचना में सांस्कृतिक संक्रमण का काल ला रहा है। जब आप तुलसी के यहाँ जाएंगे तो वहाँ आपको एक सांस्कृतिक वैभव देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक वैभव और भी जगह है, आप और आगे जाइए। आप जब संत रविदास के यहाँ जाएंगे तो संत रविदास क्या करते हैं, आप देखिए कि उस मध्यकाल में नो डाउट कि जब हम आज इस समकालीन जीवन में अगर कोई दलित समुदाय से, कोई आदिवासी समुदाय से, कोई स्त्री जीवन से कोई अच्छा पद या अच्छी स्थिति प्राप्त करता है, बहुत से लोगों की त्योरियां चढ़ जाती हैं। लेकिन उस मध्यकाल में आप सोचिए कि मनुष्य की क्या स्थिति होती होगी, जहाँ की मेरे आंखों के सामने इसी उत्तर प्रदेश की जमीन पर 1 किलो मजदूरी मिलती रही 12 घंटे काम करने की। उस समय जब रैदास चमड़े सिल रहे हैं, उस समय अपनी जाति का नाम लेकर के कविता रच रहे हैं और आपको कर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। रविदास क्या करते हैं, रविदास अपनी कमजोरी को ही अपनी मजबूती बना लेते हैं, समाज की संकीर्णता को ही अपने कर्म का सिद्धांत बना करके आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि आप इस मार्ग चलिए और चल करके अपनी सफलता प्राप्त करिए। क्या फर्क पड़ता है कि कोई किसी को क्या कह रहा है, कहने दीजिए। आप रविदास के पास जाइए। और जब आप रविदास और तुलसीदास की बात करेंगे तो ये दो ऐसे बड़े कवि हुए जिन्होंने कबीर किस तरह से चिल्लाया नहीं है। कबीर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कबीर सिर्फ चिल्लाए ही हैं, कबीर का मूल्यांकन अभी करेंगे, 2 मिनट उन पर भी बात करेंगे। संत रविदास जहाँ बेगमपुरा की बात करते हैं, विशुद्ध लोकतंत्र की बात करते हैं, जहाँ व्यक्ति नाम की कोई सत्ता है ही नहीं है, वहाँ आपका कर्म है, आपकी सक्रियता है, आपका व्यक्तित्व है, आपका व्यवहार है। तुलसी बेगमपुरा के बाद राम राज्य की संकल्पना रखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेगमपुरा के बाद राम राज्य की संकल्पना रखते हैं और वहां विशुद्ध लोकतंत्र की जगह व्यक्ति को ला करके रख देते हैं, व्यक्ति के रूप में भले ही राम हो।
जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनदीप अवस नरक अधिकारी। ये भले राम को पढ़ाते हैं, जैसे आज भले ही आप मोदी जी को पढ़ा लीजिए कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनदीप अवस नरक अधिकारी, लेकिन भाजपा वोट मांगेगी तो मोदी जी के नाम पे मांगेगी। लेकिन अगर यहाँ संत रविदास का दर्शन अपनाया गया होता तो जब भी वोट मांगते तो किसके नाम पे मांगते? अटल ग्राम सड़क योजना के आधार पर मांगते। फर्क देखिए, दृष्टि का फर्क देखिए, विचार का फर्क देखिए। वहां कर्म प्रमुख है और यहाँ भाग्य और कर्म दोनों प्रमुख है। तुलसी कहते हैं कि हर्षत बरसत लोग सब, करसत लखन कोय, तुलसी भूप स्वभाव प्रजा स्वभाव ते भूप भाग सम होय। ये भाग्य की बात है कि राम जैसे राजा हो गए तो हो गए, नहीं तो भाग्य की बात है। लेकिन जो राज्य का विकल्प संत रविदास देते, वहां भाग्य नहीं, वहां कर्म है कि कोई भी भूखा न रहे, कोई भी निर्धन न रहे, कोई भी निर्वस्त्र न रहे, सभी रहे। कबीर भी कहते हैं, लेकिन कबीर कर्म और भाग्य से ज्यादा ज्ञान पर विश्वास रखते हैं। कबीर कहते हैं, संतो है आई ज्ञान की आंधेरे, ब्रह्म की ठाठी तबे उजाड़े माया रही न बांधे। वो ज्ञान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और ज्ञान के माध्यम से कहते हैं कि तुम जानो कि हिंदू मुस्लिम ऊंच नीच छुआछूत जात पात भेदभाव कुछ नहीं है, सिर्फ तुम हो, ईश्वर है, तुम ही ईश्वर हो, इतना मान लो बस। ये तीन बड़े कवि मिल करके, मैं तीन ही का मूल्यांकन आपके सम्मुख इसलिए रख रहा हूं कि तीन को ही अगर समझ लिया जाए विधिवत, तो फिर भी आपके पास ये विचार नहीं आएगा कि भक्ति काल प्रासंगिक है या अप्रासंगिक है। ये तीन ऐसे कवि हैं जो पूरे मध्यकाल की धुरी हैं। फिर आगे आप सूरदास को लीजिए, फिर आगे आप मीराबाई को लीजिए, फिर आगे आप सुंदरदास को लीजिए, दादू दयाल को लीजिए। पर्यावरण से लेकर बाजार से लेकर के रिश्ते संबंध समाज से लेकर के ऐसा कोई क्षेत्र बचा ही नहीं है जो बातें मध्यकाल में न की गई हों। यह बात सच है, आज भी समकालीन कवि, समकालीन विचारक अगर कुछ बोल और लिख पढ़ रहे हैं तो वह कहीं न कहीं उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति तो कह रहा हूँ, लेकिन एक संकोच के साथ कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं उन्हीं बातों की आपको पुनरावृत्ति लगेगी कि सोचिए कि जब उनके पास कोई मीडिया नहीं था, कोई संरक्षण नहीं था, कोई अखबार नहीं था, कोई पत्रिका नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था, उस समय वो लोग ऐसी बातें कहते थे, निर्भीकता पूर्वक कहते थे, चलते फिरते कहते थे, किसी के सम्मुख कह देते थे। आज के समकालीन तो अक्सर कई बातें कहने से इसलिए डर जाते हैं कि अगर कबीर की तरह, कबीर क्यों कहते हैं जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, क्यों कहते हैं? अब भाई अगर आज कही दिए आप मान लो तो यहाँ से बातें टेक होकर के चली ही गई, इस शासन से लेकर के उस शासन तक आपको साहित्य अकादमी नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? पहले साहित्य अकादमी पक्का करोगे ना, साहित्य अकादमी पक्का हो जाए, फिर ज्ञानपीठ पक्का हो जाए, ज्ञानपीठ पक्का हो जाए तो 1-2 पुरस्कार और पक्का हो जाए। जब 5-10 लाख रुपए सरकार से ले लो, फिर सरकार के खिलाफ बोलो आराम से, कौन रोकता है? दिक्कत की बात यह है कि जो भी प्रश्न कवियों पर, साहित्यकारों पर उठाते हैं, मुझे कभी कभी चिंता ये होती है कि खुद प्रश्न खुद से क्यों नहीं करते। एक पुरस्कार लेने की बजाय मैं विश्वास देकर कहता हूँ कि आज अगर शुक्ला सर को पुरस्कार साहित्य अकादमी पकड़ा दे तो शुक्ला सर छुपते हुए इधर से आएंगे कि कहीं ऐसा ना कोई पूछ ले कि पुरस्कार साहित्य अकादमी से पाए हो क्या, क्योंकि एक शर्म सी आने लगी। आप साहित्य का आप पुरस्कार खुद बना लो ना। जिस दिन आप पुरस्कार खुद बना लोगे उस दिन साहित्य और सत्ता के बीच का अंतर आपको पता चल जाएगा। उस दिन आपको कबीर, रैदास और तुलसी का महत्व पता चल जाएगा। उस दिन मीराबाई का होना आपको पता चल जाएगा। आधुनिक मीरा के नाम से बहुत सी लेखिकाएं लिख रही हैं, लेकिन न भवन छोड़ा, न राज छोड़ा, न ठाट छोड़ा, न कुछ छोड़ा। बड़े से युवा महोत्सव हो रहे हैं, न राम ने सीता को छोड़ा, न सीता छूट रही है, न राम छूट रहे हैं।
पति पत्नी और रोग की नई भूमिका आ गई है। लिविंग रिलेशनशिप यहाँ प्रतिष्ठापित हो रहा है। प्रेम सरेआम बिक रहा है। 2,000 रुपये, 5,000 रुपये, 15,000 रुपये, 2 लाख रुपये प्रेम खरीदा जा रहा है, प्रेम बिक रहा है। जबकि मध्यकाल में क्या होता था सर? मध्यकाल में तो यही कहते थे ना कि अब यार प्रेम का धागा का अगर नाय शीश उतारे भुई धरे तब बैठे न माए। अब तो आप कभी की यही भाषा बोल दीजिए तो घर पड़े रहो व्हाट्सएप झाँकते हुए, कहाँ प्रेम? तो कबीर, तुलसी, रैदास पूरे मध्यकाल को कोसना बहुत बड़ी बात है, बहुत सरल बात है। लेकिन उनकी राह पर चलते हुए एक विकल्प तलाशना और हजारों विकल्प दे देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तुलसी का राजनीतिक आदर्श पढ़िए, तुलसी का पारिवारिक आदर्श देखिए, संत रविदास का कर्मवाद देखिए, कबीर का ज्ञान देखिए। जीवन में और क्या चाहिए? ऐसे गुरुजन मिल जाए और जीवन में क्या चाहिए? जीवन यहीं से तो प्रश्न उठते हैं ना। जहां जहां से प्रश्न उठे वहां से एक विकल्प आप खड़े कर दीजिए। ये काम मध्यकाल के कवि करते थे। जहां का राजा डराता था वहां जाकर के डेरा गाड़ देते थे, वहीं 10 बात बोल करके चले आते थे, वहीं सारे प्रश्न खत्म हो जाते थे। अब तो जहाँ से प्रश्न उठते हैं वहाँ से कवि भी गायब हो जाता है, आलोचक भी गायब हो जाता है, और दुर्भाग्य से श्रोता भी रहते हैं लेकिन बोलते नहीं कि कहीं फेसबुक पर वायरल हो गया कमेंट तो संबंध खराब हो जाएगा, संबंध खराब हो जाएगा। उन कवियों ने संबंध को महत्व नहीं दिया। वो तो कहते हैं जो गुरु चले अपना तो चले हमारे साथ। अब इससे बड़ी प्रासंगिकता साहित्य के लिए मेरे ख्याल से और कुछ नहीं होगी, और इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि अंततः यही कहना है कि शौके दीदार है गर तो नजर पैदा कर।